तो कहानी शुरू होती है एक बंदे से जो बैग लेकर सुस्ताते हुए जा रहा है। वो हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम किनफेंग है और मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। दिन भर अपना पिछवाड़ा रगड़ता हूँ अपने बॉस के लिए। जैसे ही वो ये बोलता है सामने से बस आ जाती है और वो बोलता है, देखो बस भी आ गई। बस के आते ही लोग पागलों की तरह धक्का मुक्की करने लगते हैं। कोई चिल्ला रहा है, अबे हट सामने से, हटना। और उसी धक्का मुक्की में फेंक का मुंह सामने से आ रही लड़की के संतरों से टकरा जाता है। लड़की शर्म से लाल हो जाती है। ये देखकर लड़की का बॉयफ्रेंड तिलमिलाता हुआ आता है और फेंक उसे देखकर मन ही मन बड़बड़ाता है, अरे यार आज तो मेरी वॉट लग गई। और अगले ही पल बॉयफ्रेंड उसे एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। फेक धड़ाम से दूर सड़क पे जा गिरता है। तभी एक गाड़ी आकर उसे ठोकर मारते हुए निकल जाती है। खून से लथपथ पड़ा फेंक सोचता है, लगता है मैं इस दुनिया का पहला आदमी हूंगा जो संतरों की वजह से मारा जाएगा। अब सीन कट होता है और हम दो बच्चों को देखते हैं। एक मस्त लेटा हुआ है पैर पे पैर रखकर और दूसरा उसके पैर का अंगूठा चूस रहा है। पहला बच्चा मन ही मन सोचता है, अरे यार ये कैसी घटिया मौत थी जिसकी वजह से मैं इस मिस्टीरियस वर्ल्ड हुआंगू में रीइंकारनेट हो गया हूँ। गुस्से में आकर वो दूसरे बच्चे को एक लात मारता है, अबे हट, क्या कर रहा है बे तू। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आपने चुने हुए बंदे को लात मारी है, आपको 10 विलन पॉइंट मिले हैं। दूसरा बच्चा एक कोने में जाकर रोने लगता है और पहला फिर से मस्त होकर लेट जाता है। अरे, इस बारे में बताना तो भूल ही गया, ये मेरा छोटा भाई है। ऐसे भी मेरी तरह चुना गया है इस दुनिया के लिए। अपने भाई की तरफ देखते हुए वो सोचता है, यार पिछले 10 साल से रीडर हूँ और मुझे पक्का पता है कि ऐसे बच्चे अपनी फैमिली के लिए सिर्फ बोझ होते हैं। फिर वो खुद से बोलता है, अब मुझे इससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा ताकि अपनी फैमिली को बचा सकूं। अगला सीन कट होता है और हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो किन फैमिली से है। बच्चा उसे देखते हुए बोलता है, ये मेरी माँ है, माउंट टाइबाई की एक संत। उसके हाथ में सूप के बाउल को देखते हुए वो सोचता है, ये मैजिकल सूप मेरे लिए है ताकि मुझे जन्म से ही एक धांसू बूस्ट मिल सके। फिर वो मन में बड़बड़ाता है, क्या ये सूप सच में मेरे लिए काफी होगा। तभी कैमरा उस औरत के बगल में बैठे आदमी पे जाता है जो बोल रहा होता है कि हमें 97 साल हो गए हैं इस मेथड को उपयोग करते हुए, जिसकी वजह से बच्चों की पैदाइश के दिन को बढ़ाया जा सकता है और हमें बस 3 साल और इंतजार करना है अपने बच्चे के लिए। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती है या तुमसे। और बच्चा बोलता है, इस आदमी को मत पूछो, ये है किंतिप, जो हमारी फैमिली का मुखिया है, मतलब ये मेरा बाप है। बच्चा एक्साइटेड होकर खड़ा हो जाता है, अब बारी है मेरे बारे में बात करने की। तभी पीछे हलचल होती है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई उसके पिछवाड़े में नाक घुसेड़ रहा है। तिलमिलाते हुए वो उसे बुरी तरह पीटते हुए चिल्लाता है, अबे कुत्ते कमीने, तुझे और कुछ नहीं सूझता क्या। तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने बंदे की धुनाई की है, आपको 30 विलन पॉइंट मिले हैं और बधाई हो। आपको ग्रेट एम्परर नेचुरल एबिलिटी की स्पिरिट मिल गई है जिसको कि सक्रिय कर दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको मिला है एक और स्पिरिट जिसका नाम है द थर्ड थ्री हेवंस फॉर्च्यून आर्ट, जिसको कि उपयोग किया जा रहा है। फिर अचानक उस बच्चे का शरीर चमकने लगता है और उसके चारों तरफ रोशनी की एक रिंग बन जाती है जिसका असर हमें बाहर भी देखने को मिलता है, जिसको देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, अरे ये बच्चा तो गजब निकला, पेट के अंदर होते हुए स्पिरिट लेवल पा लिया, ये तो सीधा संत बन जाएगा। उसका डैड खुश होकर बोलता है, मेरा बच्चा, मुझे तुम पे गर्व है। अंदर से बच्चा परेशान होकर सोचता है, यार ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया मेरा। फिर वो अपने भाई की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या मुझे इसे फिर से मारकर अपना मूड ठीक करना चाहिए। उसका भाई डर के मारे कांपने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसने अपने भाई की फिर से धुनाई कर दी है। फिर हाथ झाड़ते हुए वो बोलता है, अरे प्यारे भाई, मुझे गलत मत समझना। अगर तुम्हें किसी को गाली देनी है तो उस बंदे को देना जिसने हमें इस रोल में फंसाया। तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने फिर से बंदे की धुनाई की है, आपको 10 और विलेन पॉइंट मिले हैं। बच्चा शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है, ये सिस्टम तो मजेदार है। 3 साल बाद का सीन दिखता है। बच्चा जोश में चिल्लाता है, आखिरकार 3 साल बीत गए, अब हमारा समय आ गया है दुनिया में आने का। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ बिस्तर पे लेटी होती है, दर्द में कराहते हुए बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही है। उसके पास खड़ी एक नौकरानी उसे दिलासा देते हुए बोलती है, माय लेडी, हिम्मत रखिए, आप ये कर सकती हैं, थोड़ा और जोर लगाइए। बाहर उसके डैड बेचैनी से इधर उधर टहल रहे होते हैं, माथे से पसीना बह रहा है और वे बड़बड़ा रहे हैं, क्या हो रहा है अंदर, सब ठीक तो है ना। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। डैड की सांस रुक जाती है और फिर वे अचानक खुशी से उछल पड़ते हैं, आखिरकार मेरा बेटा फेंक पैदा हो गया, मेरा बेटा आ गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नौकरानी बाहर आती है बच्चे को गोद में लेकर
और बोलती है माय लॉर्ड ये लीजिए आपका बेटा। डैड बच्चे को गोद में लेते हैं, चेहरे पे गर्व की चमक। लेकिन तभी हमें बच्चे फेंक के मन की आवाज सुनाई देती है, छी, ये आदमी कितना बदसूरत है। ऊपर वाले ने इसकी शक्ल ऐसी क्यों बनाई, भगवान करे मेरी शक्ल इससे बिल्कुल न मिलती हो। इतने में डैड फेंक को प्यार से गोद में लेते हैं, लेकिन जैसे ही डैड उसे उठाते हैं, फेंक एक जोरदार लात उनके मुंह पे मारता है और चिल्लाता है, मैं तेरी गोद में नहीं रहना चाहता, मुझे उस खूबसूरत औरत की गोद में वापस दे दो। ये सब देखकर डैड हैरान रह जाते हैं। लेकिन वही सिस्टम शो होता है, फादर सन रिलेशनशिप डिटेक्ट किया गया है, आपको 2 विलन पॉइंट मिले हैं। फिर मन ही मन सोचता है क्या सिर्फ 2 पॉइंट्स, ये तो बहुत कम है। तभी सिस्टम में एक और मैसेज आता है, विलन पॉइंट्स आपके टास्क की कठिनाई पे निर्भर करते हैं, जितना ताकतवर टारगेट उतने ज्यादा पॉइंट्स। ये सुनते ही फेक अपने डैड को दोबारा मारने लगता है, बेकार डैड। वो मन ही मन बड़बड़ाता है और डैड दर्द से चीखते हैं, अय्या यार, मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। सिस्टम फिर से शो करता है आपको 2 और विलन पॉइंट मिले हैं। ये देखकर डैड खुशी खुशी कहते हैं, बहुत अच्छे, मेरा बेटा तो पक्का ग्रेट एम्परर बनेगा। वे इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी शान से देख रहे होते हैं, मानो ये सब सामान्य हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ अभी भी बेड पे लेटी हुई है, थकी और परेशान। बगल में खड़ी दाई बोलती है, माय लेडी, आपके पेट में अभी एक और बच्चा है, लगता है ये ट्विंस हैं। ये सुनते ही माँ आश्चर्य से बोलती है, क्या ट्विंस? दाई दूसरा बच्चा निकालने की कोशिश करती है, लेकिन माँ चिंतित होकर पूछती है, क्या सब ठीक है? और दाई गंभीरता से जवाब देती है, दूसरा बच्चा अभी बाहर नहीं आना चाहता। यह सुनकर फेंग, जो अभी भी अपने डैड की पिटाई कर रहा होता है, अचानक रुकता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, क्या मतलब कि वो बाहर नहीं आना चाहता। फिर गुस्से में बोलता है, क्या बकवास है, ये कैसी अजीब सी दुनिया है, एक बच्चा अभी और दूसरा बाद में, वाह क्या गजब सिस्टम है। फिर अपने अभी तक ना आए छोटे भाई पे गुस्सा करते हुए बड़बड़ाता है, अबे हरामी बाहर आना, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अपने विलन पॉइंट्स कैसे कमाऊंगा। उसी समय वो खूबसूरत लड़की बच्चे को अपने गोद में लेती है और बोलती है, माय लॉर्ड आइए आपको कुछ पिला दूं, थोड़ा दूध पी लीजिए बड़े यंग मास्टर। फिर गुस्से में हाथ पैर मारता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है, छोड़ो, और फिर से अपने छोटे भाई को कोसते हुए चिल्लाता है, अबे जल्दी बाहर आ हरामी। तभी अचानक फेंग का हाथ गलती से उस लड़की के संतरों से टच हो जाता है और सिस्टम में शो होता है, कुशन ऑन ऑफ लव कंप्लीट, आपको 50 विलन पॉइंट मिले हैं। फेंग एक पल के लिए चौंकता है, लेकिन फिर उसे मजा आने लगता है। वो फिर से उन संतरों की ओर देखता है और दोबारा दबाता है। एक और मैसेज आता है, क्वेश्चन ऑफ लव कंप्लीट, आपको 50 और विलन पॉइंट मिले हैं। अब फेंग के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ जाती है, हे, तो ये है विलन बनने का असली मजा। उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। फेंग अब 3 साल का हो चुका है और किन फैमिली के गार्डन में अपनी नौकरानियों के साथ मासूम दिखने वाली पर शरारत से भरी आंख में चौली खेल रहा होता है। एक तरफ से लड़कियों की आवाजें आती हैं, मास्टर मुझे पकड़ो, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। फेंक एक ऑरेंज बालों वाली लड़की के पीछे भागता है और अचानक से उसका कपड़ा पीछे से पकड़कर जोर से खींचता है, जिसके चलते, खैर इतना बताने से ज्यादा तुम खुद ही देख लो कितना बड़ा हरामी है ये बंदा। फेंक मस्ती भरी हंसी के साथ बोलता है, मैंने आपको पकड़ लिया, आप हार गई। वहीं लड़की अपना कपड़ा सही करते हुए शर्माती खड़ी रहती है। तभी सिस्टम शो होता है, होस्ट ने जेंटलमैन मिशन कंप्लीट कर लिया है, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद फेंक अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए बोलता है, चलो अब इतना काफी है। फिर उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है, नाम फेंग, 9th स्टेज ऑफ किन एंड ब्लड रियल। स्क्रीन पर मास्टर्ड स्किल्स भी दिखती हैं, थर्ड 3 हेवन फॉर्च्यून आर्ट, और उसके पास अब कुल 30,530 विलन पॉइंट्स होते हैं। फेंग अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करता है और स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, अपग्रेड कंप्लीटेड। इसके बाद वह न्यू रियल्म को एक्टिवेट करता है। फेग अपने हाथ गोल गोल घुमाता है, जिससे एक एनर्जी बॉल बनती है। वह बॉल बड़ी होती जाती है और उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है। फेग जोर से चिल्लाते हुए रोर करता है और जब एनर्जी चरम पे पहुंच जाती है, अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद फेग शांत होते हुए बोलता है, तो आखिरकार मैं कमेंसमेंट रियलम तक पहुंच ही गया। तभी पीछे से तीनों लड़कियां उसे घूरती हैं। फेग उनके पास मुड़ता है और बड़ी मासूमियत से बोलता है, सिस्टर बीयू, मुझे अपनी गोद में लो ना। एक ब्राउन बालों वाली लड़की नीचे झुकते हुए मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है। जैसे ही वह झुकती है, फेग अचानक उसे किस कर लेता है। सिस्टम शो होता है, आपने किस ऑफ लव कंप्लीट कर लिया है, आपको 50 विलन पॉइंट्स मिले हैं। वह लड़की थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, यंग मास्टर, आप ऐसे ही किसी को किस नहीं कर सकते। पीछे खड़ी दूसरी लड़की हंसते हुए बोलती है, अभी तो यंग मास्टर सिर्फ 3 साल के हैं, उन्हें इन चीजों के बारे में क्या पता। तभी फेंक उसी लड़की को पकड़कर जिद भरी आवाज में बोलता है, मुझे सिस्टर बीयू पसंद है, मुझे सिर्फ उन्हीं के साथ सोना है। लड़की उसकी मासूमियत पर हंसते हुए जवाब देती है, ठीक है, अगर यंग मास्टर की यही इच्छा है तो। तभी सीन बदलता है और हमें सिया डायनेस्टी के एम्परर का दरबार दिखाया जाता है। उसके बगल में एक खूबसूरत औरत बैठी होती है जो चुलबुली अंदाज में बोलती है, माय लॉर्ड, क्या आप सच में सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं? एम्परर हंसते हुए जवाब देता है, ऑफ कोर्स मेरी प्यारी लॉलीपॉप।
तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगती है। एम्परर घबरा जाता है और उस औरत को दूर धक्का मारते हुए चौंक कर बोलता है, कौन है? ये तो लग रहा है किसी ने नई स्किल को अडॉप्ट किया है। इसके बाद वो अपना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस फैलाता है ताकि पता लगा सके कि ये किसने किया है। कुछ ही देर में उसे आभास होता है और वो गुस्से में बड़बड़ाता है, अच्छा तो ये वो है किन फैमिली का गिफ्टेड सन। गुस्से में उसकी मुट्ठी भिंच जाती है और वो जलते हुए बोलता है, इसने तो सिर्फ 3 साल की उम्र में ही कमेंसमेंट रियल्म को अचीव कर लिया है। उसके बाद हमें किन फैमिली का वीमेन बाथरूम दिखाया जाता है जहां एक लड़की बाथटब में आराम बोलती है, आह कितनी आरामदायक है। फेंक पास में छुपा हुआ उन्हें नहाते हुए देख रहा होता है। तभी स्क्रीन पे सिस्टम शो होता है, जेंटलमैन मिशन कंप्लीट, आपको 100 विलन पॉइंट्स मिले हैं। फेंक अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलता है, मुझे गलत मत समझना, अगर ये सिस्टम मिशन के लिए नहीं होता तो मेरे जैसा शरीफ लड़का कभी भी लड़कियों को इस तरह नहाते हुए नहीं देखता। तभी स्क्रीन पे एक और सिस्टम मैसेज आता है, सिस्टम का मजाक उड़ाने और गंदा काम करने के बावजूद खुद को अच्छा बताने के लिए आपको 200 विलन पॉइंट्स और मिलते हैं। ये देखकर फ्रैंक गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें मैं इतना गंदा लगता हूँ? तभी स्क्रीन पे एक और मैसेज आता है, लड़कियों के साथ नहाने पर 500 विलन पॉइंट्स मिलेंगे। इतना सुनते ही फ्रैंक मुस्कुराते हुए तुरंत वहां से गायब हो जाता है और बोलता है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फ्रैंक उन लड़कियों में से एक के पास जाकर एक कीड़ा दिखाता है। जैसे ही वो लड़की कीड़े को देखती है, वो जोर से चिल्लाते हुए बिना कपड़ों के पानी में कूद पड़ती है। भाई देख रहे हो ना कितना हरामी है ये बंदा। और तभी स्क्रीन पे सिस्टम शो होता है, जेंटलमैन मिशन कंप्लीट, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिले। इसके बाद फिर एक दूसरी लड़की से बोलता है, सिस्टर जुयू, क्या मैं आपके साथ नहा सकता हूँ? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्या मास्टर, आप भी? तभी तीसरी लड़की हंसते हुए बोलती है, क्यों नहीं मास्टर, आइए, मैं आपको आपके कपड़े उतारने में मदद करती हूँ। और दूसरी लड़कियों से बोलती है, मास्टर तो अभी सिर्फ 3 साल के हैं, इन्हें इन सब चीजों के बारे में क्या पता होगा। तभी फेंक अपने हाथ उस लड़की के संतरों की तरफ ले जाते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ, इस 3 साल के लड़के को क्या क्या पता है, तुम्हें कहाँ पता। और स्क्रीन पे फिर से सिस्टम शो होता है, जेंटलमैन मिशन कंप्लीट, आपको 500 विलन पॉइंट्स मिले हैं। तभी सीन कट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है। फेंक अपने कमरे में सिस्टम शॉप देख रहा होता है और बड़बड़ाता है, चलो देखते हैं मेरा छोटा भाई कब पैदा होगा। वो सिस्टम में एक नई स्किल पे क्लिक करता है और बोलता है, मुझे चाहिए भेड़िए जैसी मजबूत टांगे चाहिए और शीप की तरह ठोस पैर। स्क्रीन पे स्किल एक्टिवेट होते ही वो अपने पैरों की ताकत महसूस करता है और बोलता है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। फेंक तेजी से दौड़ना शुरू करता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि पीछे एक नीली रोशनी की लकीर छोड़ता जाता है। थोड़ी दूरी पे जाकर रुकता है और खुश होते हुए बोलता है, ये तो सही है, अगर मैं कभी मुसीबत में पड़ा तो इससे मैं भाग सकता हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फेंग एक पेड़ की टहनी पर लेटा होता है। आसमान में बिजली चमकती है, जिसे देखकर फेंग खुशी से चिल्लाता है, अरे ये तो हेवेंस का साइन है, लगता है मेरा हरामजादा भाई पैदा होने वाला है। फेंग अपने सुपरनैचुरल विजन का इस्तेमाल करके देखता है कि एक बड़ा एनर्जी बॉल उसकी तरफ आ रहा है। वो तुरंत अपने फास्ट रनर स्किल को एक्टिवेट करता है और पेड़ से नीचे कूदता है। एनर्जी बॉल सीधे पेड़ से टकराती है। फेंग देखता है कि उसके डैड, एक बूढ़ा आदमी और जिया डायनेस्टी का एम्परर अपने 2 साथियों के साथ हवा में उड़ रहे होते हैं। फेंग सोचता है, क्या ये लोग मेरे लिए आए हैं? तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, ओल्ड लोच, क्या तुम फाइट शुरू करने के लिए तैयार हो? तभी एम्परर फेंग की तरफ बढ़ता है, उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तो यही है किन फैमिली का बड़ा बेटा। लेकिन जैसे ही एम्परर फेंग को छूने की कोशिश करता है, फेंग अपनी क्विक स्किल एक्टिवेट करके वहां से गायब हो जाता है और बूढ़े आदमी के पीछे आ खड़ा होता है। ये देखकर एम्परर चौंक जाता है और बड़बड़ाता है, क्या इतनी तेज? मन ही मन सोचता है, ये बच्चा सिर्फ 3 साल का है और उसने अभी ही कमेंसमेंट स्टेज पार कर ली है, साथ ही साथ इसने मोमेंट टेक्निक भी मास्टर कर ली है। तभी बूढ़ा आदमी विनम्रता से बोलता है, हम माफी चाहते हैं, ये बच्चा थोड़ा शर्मिला है। एम्परर अंदर से गुस्से में लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तभी फेंग पीछे से बोलता है, क्या आप एक एम्परर हैं? एम्परर जवाब देता है, हाँ मैं एम्परर हूँ। फेंग मक्खन लगाते हुए बोलता है, मैंने हमेशा सुना है कि आप बुद्धिमान, नोबल, निस्वार्थ और खतरों के सामने निडर हैं, और आज आपको सामने से देखकर यकीन हो गया कि वो सब सही है। लेकिन एक महान और नोबल मैजेस्टी होने के नाते आप गेस्ट बनकर किसी के घर खाली हाथ तो नहीं आए होंगे, है ना? ये सुनकर एम्परर थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। फेंग ताना मारते हुए बोलता है, अब आप ये मत कहिए कि ग्रेट जिया के एक महान एम्परर होकर भी आप खाली हाथ आ गए हैं। ये सुनकर फेंग के डैड और बूढ़ा आदमी अपने मुंह पर हाथ रखकर अंदर ही अंदर हंसने लगते हैं। एम्परर और अधिक असहज महसूस करने लगता है। तभी एम्परर अपने कपड़ों में हाथ डालते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक छोटा बॉक्स निकालकर दिखाता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसमें से 9 अलग अलग तलवारें हवा में तैरने लगती हैं। एम्परर बताता है, ये तलवारें महान योद्धाओं द्वारा हजारों सालों से इस्तेमाल की जा रही हैं। प्रत्येक तलवार की अपनी अलग खासियत है और ये रेयर दिव्य हथियार मानी जाती है। इन तलवारों को मिलाकर हम हुआंगू वर्ल्ड के टॉप 10 डिवाइन वेपन्स बनाते हैं। फेक उत्सुकता से ये सब देख रहा होता है। एम्परर बॉक्स बंद करते हुए पूछता है, तो
कैसा लगा? अपने मन में सोचता है, इन तलवारों को इकट्ठा करने में मैंने बहुत पैसा और कई लोगों की जानें गंवाई हैं। अब मुझे इनमें से एक तलवार इस लड़के को देनी होगी। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो मुझे अपनी इज्जत खोनी पड़ेगी। चलो मैं अपनी आंखें बंद करके इनमें से एक दे देता हूँ। लेकिन जैसे ही एम्परर अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि उसका बॉक्स गायब हो गया है। वो चौंकता है और देखता है कि फेंग वो बॉक्स अपने हाथ में लिए खड़ा है। फेंग शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, थैंक यू वेरी मच योर मैजेस्टी, मुझे ये 9 तलवारें देने के लिए। मन ही मन शैतानी हंसी हंसते हुए फेंग सोचता है, तो तुम मुझे सबक सिखाने आए थे? उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए था। एम्परर ये सब देखकर हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी फेंक के डैड और बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहते हैं, जैसा कि हमने आपका नाम सुना था, आपने अपनी 9 तलवारों को एक गिफ्ट के रूप में दिया है। हमने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हमें तो डर है कि हम इसका बदला चुका भी पाएंगे या नहीं। बूढ़ा आदमी जोड़ते हुए बोलता है, मैजेस्टी, इनके पास 4 समुद्रों जितनी संपत्ति है, तो क्या इस तुच्छ गिफ्ट के बारे में क्या ही सोचेंगे। तभी फेंक के डैड बोलते हैं, मैजेस्टी के सामने पैसों की बात करना क्या उनका अपमान नहीं है? बूढ़ा फिर से बोलता है, हाँ मैं समझ गया, ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये उनकी महान सोच का प्रतीक है। उन्होंने ये गिफ्ट देकर अपनी महानता साबित की है। फेंक के डैड सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ ये सही है। आज से किन फैमिली हमेशा आपकी सेवा में रहेगी। अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ कहेगा तो पहले उसे हमारा सामना करना होगा। फिर फेंक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा क्या तुम अपने संस्कार भूल गए हो? जल्दी से मैजेस्टी के सामने झुककर उन्हें धन्यवाद कहो। फेंक झुकते हुए बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, आपकी महान कृपा के लिए। तभी सिस्टम पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अभी एक मैजिकल आइटम बड़ी चतुराई से चुराया है। आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुनकर एम्परर मन ही मन गुस्से से सोचता है, ये पूरी फैमिली पागल है। फेंक शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, योर मैजेस्टी, क्या आपने जियानफू के उस नियम के बारे में सुना है जिसमें बड़े हमेशा छोटे बच्चों को एक गिफ्ट देते हैं? बूढ़ा आदमी तुरंत सहमति में बोलता है, हाँ ये ठीक कह रहा है। फेंग के डैड थोड़ी देर सोचते हुए कहते हैं, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है। एम्परर माथे पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाता है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं अपनी रखैल के साथ मजे कर रहा होता, ना कि इस हरामी से जिसे अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है बेइज्जती करवाता। फेंग ताना मारते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, क्या देश का सबसे स्ट्रांग लीडर और जिया डायनेस्टी का एम्परर एक छोटे बच्चे को गिफ्ट नहीं दे सकता? एम्परर शांत होते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और अपने कपड़ों से एक गारा की पोटली निकालकर दिखाता है, ये लो। फिंग पोटली देखकर खुश होते हुए बोलता है, वाओ गारा की पोटली। अगर आपने नारुतो देखा है तो आपको पता होगा कि गारा की पोटली क्या है। फिंग अपने मन में सोचता है, ये कोई अटैक या डिफेंस टाइप का वेपन नहीं है, बल्कि इससे मेरी स्पीड, कल्टीवेशन बेस और एनर्जी रीजनरेट होती है। ये बूढ़ा आदमी तो सच में अच्छा है। वो खुशी से झुकते हुए बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी। एम्परर बाहर से मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर से गुस्से में बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मन ही मन सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये देखकर एम्परर घबराते हुए बोलता है, अब ये हरामी पता नहीं क्या करने वाला है। फिर मासूमियत से बोलता है, योर मैजेस्टी, मेरा एक छोटा भाई भी है। एम्परर तुरंत उसकी बात काटते हुए बोलता है, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना है। इतना कहकर वो तुरंत उड़कर वहां से चला जाता है और उसके दोनों साथी भी उसके पीछे पीछे उड़ जाते हैं। फेंक के डैड, बूढ़ा आदमी और फेंक तीनों उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फेंग के डैड फेंग से बोलते हैं, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, लाओ ये स्वॉर्ड्स मुझे दे दो। और फिर वो बॉक्स लेकर जाते हैं। तभी फेंग रोते हुए बोलता है, आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप फिर भी मेरा खजाना मुझसे छीन रहे हैं। तभी फेंग के डैड मुंह बनाते हुए बोलते हैं, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? फिर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी फेंग के डैड के मुंह पर लात मारकर बॉक्स छीन लेता है और बोलता है, तू किसी काम का नहीं, हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बेटे का खजाना छीनने की? फिर वो बूढ़ा आदमी फेंक के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराते हुए बोलता है, रो मत बेटा, ये लो तुम्हारा बॉक्स। तुम्हारे दादाजी ने ये बॉक्स तुम्हारे पापा से छीनकर तुम्हें दिया है। फेंक मासूमियत से बॉक्स लेता है और बोलता है, हम। फिर शैतानी मुस्कान के साथ अपने मन में सोचता है, हे वो आंसू तो नकली थे। तभी आसमान में जोर से बिजली खड़कती है और फेंक बोलता है, लगता है अब वो समय आ गया है। उसके बाद हम एक गोल्डन एनर्जी को पैलेस के अंदर जाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि डैड माथे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, हे भगवान, जीवे तो अभी तक बच्चे को जन्म दे रही होगी। और जल्दी से बोलते हुए भागते हैं। यहाँ पे जो कुछ हुआ उसके चलते तो मैं उसके बारे में भूल ही गया था। फिर फेंक शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है, तो मेरे बेवकूफ भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं पिछले 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि डैड अपने छोटे भाई को गोद में लिए खड़े होते हैं और पीछे से फेंक ब्लैक ऑरा से लिपटा हुआ आता है। उस ऑरा को देखकर उसके छोटे भाई का तो डर के मारे पिछवाड़ा ही फट जाता है। तभी फेंक और भी शैतानी हंसी हंसते हुए अपने छोटे भाई की तरफ बढ़ रहा होता है। आते ही फेंक मासूमियत से बोलता है, डैड। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर डैड बोलते हैं, देखो बेटा, कौन आया है, देखो देखो। लेकिन उसका छोटा भाई डर के मारे उसकी तरफ देखता ही नहीं है और अपने डैड के कपड़ों को जोर से पकड़ लेता है। तभी फेंक बोलता है, डैड मेरा छोटा भाई रो क्यों नहीं रहा है, क्या इसके साथ कुछ हुआ है?
फिर वो अपने छोटे भाई के पिछवाड़े पर जोर से खींचकर थप्पड़ मारता है। थप्पड़ पड़ते ही उसका छोटा भाई जोर-जोर से रोने लगता है। तभी उसके डैड बोलते हैं, "तुम ऐसे अपने छोटे भाई को कैसे मार सकते हो?" फिर बड़ी मासूमियत से बोलता है, "डैड, मुझे लगा कि मेरे छोटे भाई को कुछ हो गया है, इसलिए मैंने ऐसा किया।" और अंदर ही अंदर एक शैतानी हंसी के साथ खुश हो रहा होता है। तभी एक सिस्टम पॉपअप होता है जिस पे लिखा होता है, "आपने हेवन के चुने हुए बंदे के पिछवाड़े पर मारा है, आपको मिलते हैं 100 विलन पॉइंट्स।" फिर एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है, "होस्ट ने हेवन द्वारा चुने हुए बंदे को रोने पर मजबूर कर दिया है। इसकी वजह से आपको मिलते हैं 30,000 विलन पॉइंट्स।" फिर एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है, "होस्ट ने हेवन द्वारा चुने हुए बंदे की अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से आपको मिलता है एक लकी ड्रॉ।" उसके बाद हम फेन को अपने रूम में बैठे हुए देखते हैं। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबे होती हैं। वो सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, "जब से मैंने कमेंसमेंट रियल्म को अचीव किया है, तब से मेरी कल्टीवेशन स्पीड फिर से स्लो हो गई है।" फिर हम सिस्टम देखते हैं जिसमें फेंक की सारी डिटेल्स होती हैं और सबसे नीचे लिखा होता है क्लिक टू ड्रॉ। वो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए बोलता है, "खैर, जब तक मेरा छोटा भाई मेरे पास है, तब तक मुझे विलन पॉइंट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।" फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा व्हील ड्रॉ आता है और धीरे धीरे घूमने लगता है। फेक उसे देखता है और उत्सुकता से बोलता है, "चलो देखते हैं मुझे क्या नया मिलता है।" थोड़ी देर बाद वो व्हील एक पॉइंट पर रुकता है जिस पर लिखा होता है हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक। और तभी सिस्टम पॉपअप होता है, "कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जीता है हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक।" वो उत्साह से चिल्लाता है, "अरे वाह, ये तो एक जबरदस्त टेक्निक है।" और फिर बोलता है, "मुझे जल्द ही इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए।" फिर वो सिस्टम से बोलता है, "सिस्टम, मैं 1 महीने के लिए अपने कॉम्प्रिहेंशन ऑरा को एक्सचेंज करना चाहता हूँ।" असल में उसकी जो स्किल है द 33 हेवंस फॉर्चून आर्ट, उसकी वजह से वो किसी भी स्किल को अपने अंदर बदल सकता है। तभी एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई देती है जिस पे लिखा होता है, "इस एक्सचेंज के लिए आपके 30,000 विलन पॉइंट्स यूज किए जाते हैं।" फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां फेंक का दादा आता है और खुश होकर बोलता है, "अरे मेरे बच्चे, देखो, तुमसे मिलने तुम्हारे दादाजी आए हैं।" ये देखकर फेंक प्यार से बोलता है, "दादाजी।" फिर दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, "मैंने सुना है कि तुम स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गाइडेंस देने के लिए आ गया हूँ।" फेंक बिना रुके बोलता है, "क्या गाइडेंस? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मुझे मेरे छोटे भाई को दे दो, ताकि मैं उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ मार सकूं।" तभी दादाजी गंभीर होते हुए बोलते हैं, "देखो बेटा, जो लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।" फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और कुछ पत्तों को हवा में उड़ा देते हैं जो एक पॉइंट की तरफ शूट होते हैं। इससे सामने पड़ा पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये देखकर फेंक हक्का बक्का रह जाता है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, "देखो, ये हेवन लेवल मार्शल आर्ट का पहला स्टेज है जिसे बोलते हैं स्वर्ल ऑफ द फॉलिंग लीव्स।" फिर दादाजी गंभीर रूप से बोलते हैं, "मैंने इसकी प्रैक्टिस कई सालों तक बिना किसी अहंकार और बिना किसी जल्दबाजी के की है। जब मैं जियांगू में आया, तब मेरे चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए।" जियांगू एक मार्शल आर्ट सोसाइटी है। तभी फेक भी अपनी पावर एक्टिवेट करता है, कुछ पत्तों को हवा में उड़ाता है और एक पॉइंट की तरफ शूट करता है। वो पत्ते जाकर पत्थर से टकरा जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये देखकर फेंक थोड़ा हताश होते हुए बोलता है, "लगता है इस ट्रिक को करने के लिए मुझे सालों तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा।" फिर हम देखते हैं कि 5 साल के बाद का सीन आता है जहां फेंग अब 8 साल का हो चुका है और वो एक हॉट वाटर टब में बैठा होता है। गर्मी के मारे उसके सिर से पसीना बहने लगता है और धीरे-धीरे गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वो जोर से चिल्लाता है। तभी एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है और बिल्कुल तेज धमाका होता है। धमाके से उसकी बिल्डिंग की छत टूटकर उड़ जाती है। ये देखकर उसके डैड और दादाजी दोनों चौंक कर बोलते हैं, "क्या छत टूट गई?" फिर दादाजी हैरान होते हुए बोलते हैं, "एक ने केवल 5 साल की उम्र में कमेंसमेंट रियल्म के 5वें लेवल को अचीव कर लिया और दूसरे ने 8 साल की उम्र में ही ट्रांसेंशन रियल्म को अचीव कर लिया। इन दोनों ने तो हुआंगू के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर रख दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों भाई नॉर्मल हैं।" फिर फेक हंसते हुए नंगा होकर अपने डैड के पास आता है और बोलता है, "तो बताइए मेरा भाई कहाँ है?" तभी डैड अपनी आंखें बंद करके चिढ़ते हुए बोलते हैं, "ये लड़का भी ना।" और पीछे से दादाजी सोचते हैं, "हर साल ये बिल्डिंग बनवाते हैं और हर साल ये बच्चे इसे तबाह कर देते हैं। इसके डैड के लिए ये कोई आसान काम नहीं होता होगा।" फिर फेक मुंह बिचकाते हुए वहां से जाता हुआ बोलता है, "खैर छोड़ो, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा।" तभी एक सिस्टम पॉपअप आता है जिस पे लिखा होता है, "कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने ट्रांसेंशन रियल्म को ब्रेक किया है। अब आपको एक एपिक लेवल मिशन दिया जाता है जिसमें आपको अपने छोटे भाई की रीढ़ की हड्डी निकालनी है। इसके बदले आपको मिलेगा अनअराइवल्ड आइजर।" ये देखकर तो फेंक को खून की खांसी होने लगती है और गुस्से से सिस्टम से बोलता है, "अरे क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?" तभी एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है, "सुप्रीम बोन को तोड़कर दोबारा लगाया जा सकता है जिससे वो फिर से नया हो जाएगा।" ये देखकर फिंग सोचता है, "क्या हड्डी को तोड़कर वापस लगा सकते हैं और वो फिर से नया हो जाएगा?" फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, "मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा?" फिर वो जाते जाते सोचता है, "खैर छोड़ो, इसके बारे में मैं फिर कभी सोचूंगा।"
तभी डैड और दादाजी आपस में बोलते हैं, पता नहीं इसको अचानक क्या हो गया है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ की टहनी पर एक बच्चा सो रहा होता है। असल में ये वही उसका छोटा भाई है जिसका नाम है हाओ। फिर फेग उसे देख लेता है और शैतानी हंसी के साथ मन ही मन बोलता है, तो तुम मुझे आखिरकार मिल ही गए। तभी फेग तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और सोचता है, शुरुआत में तो मैं बस एक प्लेबॉय बनना चाहता था, अपनी मस्त लग्जरी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। फिर अपना हाथ हवा में उठाकर बोलता है, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं इतना मेहनत करता हूँ सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए, ताकि तुम मुझे अपने हाथों से मारकर नर्क में न भेज दो। और फेंग हाओ के पिछवाड़े पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है, लगता है यही मेरी किस्मत है। तभी एक सिस्टम पॉपअप आता है जिस पर लिखा होता है, आपने हेवन द्वारा चुने हुए बंदे के पिछवाड़े पर हिट किया है, इसके बदले आपको 100 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों भाई अपने सामने बैठे होते हैं। तभी हाओ बड़े ही मासूमियत से बोलता है, बड़े भाई चलो ना बाहर चल के कुछ खेलते हैं। फेग उसे नजरअंदाज करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें खेलना है? हाओ हर्षित होते हुए बोलता है, हाँ हाँ। फेंग शैतानी हंसी के साथ मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो ठीक है, चलते हैं। तभी हम एक मार्केट का सीन देखते हैं जहां दो बच्चे एक आदमी की लाश को देखकर रो रहे होते हैं। वे बड़े दुखी होते हुए बोलते हैं, डैड आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पास में खड़े लोग जो उन्हें देख रहे होते हैं बोलते हैं, कितना बुरा हुआ इनके साथ, उनके डैड इन्हें छोड़कर चले गए। फिर हम देखते हैं कि छोटा बच्चा बैठकर रो रहा होता है और बड़ा वाला एक कटोरा लिए खड़ा होता है। लोग पास आकर उसके कटोरे में सिक्के डालने लगते हैं और बोलते हैं, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, इनका तो बड़ा बुरा हुआ। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि फेंग और हाओ होते हैं। वे सिक्कों को गिनते हुए बहुत खुश होते हैं। हाओ खुशी से बोलता है, वाह बड़े भाई इतने सारे पैसे, इससे तो हम अच्छा खाना खा सकते हैं। फेंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ठीक है, कैसा हो अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें फ्राइड मीट और बैम्बू शूट्स खिलाए। हाओ थोड़ा सोचते हुए पूछता है, क्या फ्राइड मीट और बैम्बू शूट्स, क्या वो खाने में अच्छे होते हैं? असल में फेग अपने मन में बैम्बू शूट को एक डंडा और फ्राइड मीट को अपने भाई का पिछवाड़ा समझकर ये बातें कह रहा होता है, ताकि उसे विलन पॉइंट्स मिल सके। हाउ खुशी से बोलता है, ठीक है तो मैं वो खाऊंगा। और फेंग शैतानी हंसी हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो जमीन पर पड़ा आदमी उठकर बैठ जाता है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाते हैं, ये आदमी तो फिर से जिंदा हो गया। वो आदमी हैरान होकर सोचता है, क्या मैं फिर से जिंदा हो गया? अरे मैं मरा ही कब था? और फिर वो उठकर चलता हुआ बोलता है, खैर मुझे इन सबसे क्या लेना देना, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि हाओ के डैड उसके पिछवाड़े पे जूते से मारते हुए गुस्से से बोलते हैं, हर बार शैतानी करते हो तुम लोग। ये सब देखकर फेग अंदर अंदर हंस रहा होता है और हाउ दर्द में चिल्लाकर बोलता है, डैड प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ये सब बड़े भाई का आइडिया था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी एक सिस्टम पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, होस्ट ने चुने हुए बंदे को बुरी तरह से फंसाया है, इसके कारण आपको 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हाउ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज डैड मुझे इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। डैड गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? जब तक मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा देता तब तक तुम नहीं सुधरोगे। हाउ जोर जोर से रोते हुए बोलता है, स्टूपिड डैड आई हेट यू। फिर फेक मुस्कुराते हुए हाउ के आंसू पोंछते हुए बोलता है, चुप हो जाओ मेरे भाई। और हाउ खुश होते हुए बोलता है, मेरा भाई कितना अच्छा है। फेंक फिर अपनी शैतानी हंसी के साथ सोचता है, जब तक बच्चों को इस तरह से मारना नहीं पड़ता तब तक उनका बचपना नहीं जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटा भाई दर्द से तड़पते हुए अपना लाल हुआ पिछवाड़ा पकड़े जमीन पर लेटा होता है। उसकी तकलीफ साफ नजर आ रही है। फेंग पास बैठकर एक बोतल से क्रीम निकालता है और बड़े ध्यान से छोटे के पिछवाड़े पर लगाता है। मन ही मन फेंग सोचता है, इसका पिछवाड़ा तो पूरा लाल हो चुका है, जल्दी ठीक करना होगा, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी की खुशियां तो बस इस लाल पिछवाड़े पे ही अटकी हुई हैं। तभी छोटा भाई दर्द भरे लेकिन मासूम से चेहरे के साथ बोलता है, बड़े भाई आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, आप कितने अच्छे हो। फेंक उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ हाँ यही तो बड़े भाई का काम होता है। लेकिन अंदर से वो एक चालबाज हंसी दबाते हुए सोचता है, आखिरकार तुम हवन के चुने हुए जो हो, इसलिए तुम्हारी खातिरदारी कर रहा हूँ और इसी से मुझे विलन पॉइंट्स भी मिलेंगे। तभी छोटा भाई नाराजगी से मुंह बनाते हुए बोलता है, और एक तरफ मेरे स्टूपिड डैड है, हर छोटी छोटी बात पर मुझे मारते रहते हैं। फेंक धीरे से उसकी तरफ झुकता है और गंभीर आवाज में बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो क्या तुम सुनना चाहोगे? छोटा भाई उत्साहित होकर बोलता है, हाँ हाँ बताओ क्या है। फेंक थोड़ी देर तक सोचते हुए बोलता है, आखिरकार वो हमारे डैड हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? लेकिन छोटा भाई फटाक से जवाब देता है, बड़े भाई आप फिक्र मत करो, जो भी करना है बताओ, मैं आपका नाम किसी से नहीं लूंगा। फेंक गहरी सांस लेकर बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था। खैर अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मन ही मन हंसते हुए सोचता है, यही तो मैं चाहता था। उसके बाद हमें फेंक की अधूरी बात सुनाई देती है जिसमें वो बोलता है, डैड ने कुछ पैसे कहीं छुपा कर रखे हैं, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो। छोटा भाई पूरा प्लान समझने के बाद बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी जगह पर खजाना जमीन से खोदकर निकाला जा चुका है और मॉम गुस्से में तमतमाई हुई डैड पे चिल्ला रही है, बहुत अच्छे, तुमने मेरे पीठ पीछे पैसे छुपाना भी सीख लिया है। अगर आज मेरा बच्चा हाउ मुझे इस बारे में नहीं बताता तो पता नहीं तुम कितने दिनों तक ये छुपा कर रखते।
डैड हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं क्या हाउ ने ये सब बताया, और फिर गुस्से से सोचते हैं उस हरामजादे को मैं अभी बताता हूँ। लगता है पिछली बार उसकी कम सुताई की थी। अगले ही पल हमें डैड नजर आते हैं जो हाथ में झाड़ू लिए हाव के पीछे दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, रुक जा हरामजादे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाव डर के मारे भागते भागते फेंग के पास पहुंच जाता है और हाफते हुए बोलता है, बड़े भाई मुझे बचाओ। फेंग उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है, मेरे भाई क्या हुआ, तुम ठीक हो और तुम भाग क्यों रहे हो। तभी पीछे से डैड आकर हाव को पकड़ते हैं और गुस्से से खींचते हुए बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। और फिर झाड़ू का डंडा उठाकर हाव के लाल हो चुके पिछवाड़े पे जोर जोर से मारने लगते हैं। ये सब देखकर फेंग मन ही मन हंसते हुए सोचता है, मेरे प्यारे भाई मुझे माफ करना, लेकिन इसके लिए मैं मजबूर हूँ। तभी एक सिस्टम पॉपअप आता है जिस पे लिखा होता है, होस्ट ने हवन के चुने हुए को फंसा दिया है, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां फेंग के मॉम और डैड मजे कर रहे होते हैं। माहौल में एक रोमांटिक और हल्की हंसी की खनक होती है जब मॉम धीरे से प्यार भरी आवाज में बोलती है, ओ माय डार्लिंग प्लीज धीरे धीरे। तभी हम देखते हैं कि दोनों भाई एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। छोटा भाई उत्सुकता से बड़े भाई से पूछता है, बड़े भाई डैड मॉम को इस तरह लिटाकर उनके ऊपर क्यों बैठे हैं। फेक हंसी रोकते हुए बड़ी चालाकी से जवाब देता है, वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। छोटा भाई शैतानी से मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है डैड ट्रेनिंग करके थक गए हैं। अगर मैं उन्हें अभी डिस्टर्ब कर दूं तो उनके पास मुझे मारने की एनर्जी नहीं बचेगी। फेक अपने मन में सोचने लगता है, हाँ इससे मुझे विलन पॉइंट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर इसने डैड को इंटरप्ट किया तो पता नहीं डैड इसके साथ क्या करेंगे। वो इतना खोया हुआ होता है कि तभी छोटा भाई बोलता है, बड़े भाई ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है कि ये उनकी तरफ से ओके है। और फिर फेंग की आंखों के सामने जैसे बिजली कौंधती है। वो हैरान होकर देखता है कि उसका छोटा भाई वहां से गायब हो चुका है। वो अपने मन में डरते हुए सोचता है, अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। तभी एक जोर की चीख सुनाई देती है, डैड। इस आवाज से डैड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट में उनका पूरा मूड खराब हो जाता है। ये सब देखकर फेंग खुद से बुदबुदाता है, अब सब खत्म हो गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं जिनमें हर एक पर लिखा होता है, हवन द्वारा चुने गए की बुरी तरह पिटाई हुई है, और इसी वजह से फेंग को विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंग एक गहरी सांस लेते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वहां से बाहर निकल आता है। जाते जाते अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बेवकूफ है। जब तक इसकी इसी तरह पिटाई नहीं होगी ये नहीं सुधरेगा। आखिरकार ये मुझे तो इसमें फंसाने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पसंद करता है। आधे महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। फेंग किसी शांत जगह पर बैठा सोच रहा है, जब से मेरे छोटे भाई ने डैड की उस ट्रेनिंग को इंटरप्ट किया है, तब से उसका पिछवाड़ा ठीक नहीं हुआ। मुझे आधा महीना हो गया है बिना किसी नए विलन पॉइंट्स के। अब मैं और कैसे पॉइंट्स अर्न करूं। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ती हुई किसी चीज पर जाती है। वो हैरानी से देखता है और बड़बड़ाता है, ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा जानवर चैन से बंधा हुआ एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है। उस गाड़ी पर एक आदमी तलवार लिए बैठा होता है और पीछे बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। फेंग को जैसे ही ये नजारा समझ आता है वो मन ही मन बुदबुदाता है, ये तो त्यानसिन सिटी की लिन फैमिली है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी एक सिस्टम पॉपअप होता है जिस पे लिखा होता है, एक एपिक लेवल का हवन द्वारा चुना गया बंदा डिटेक्ट हुआ है। ये देखकर फेंग की आंखें चमक उठती हैं और वो खुशी से बोलता है, आखिरकार जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तभी कोई मिरेकल हो जाता है। देखो, मेरे लिए एक हवन का चुना हुआ बंदा खुद मेरे पास चला आ रहा है। उसके बाद हमें तियानसिन सिटी से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहां का माहौल गर्म है और सख्ती से भरा हुआ। लिन फैमिली का हेड कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या किन फैमिली ने अचानक दो शानदार बच्चों को जन्म दिया है। और फिर धीरे से पीछे मुड़कर अपनी बेटी की तरफ देखता है जो जोश के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, एक आत्मविश्वास की झलक। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी पावर को एक्टिवेट करती है और पूरी ताकत से एक पंच सामने वाले पेड़ पे मारती है। कुछ पत्ते झड़ते हैं, हवा में गिरते हैं। वो स्टाइल में खड़ी होकर अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखती है और गर्व से पूछती है, तो बताओ कैसा था ये। वो आदमी झट से बोल पड़ता है, आप तो कमाल की हो, आपके पास तो गजब का टैलेंट है। उसकी झूठी तारीफों की झड़ी लग जाती है। ये सुनकर उसके डैड शर्माते हुए हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सिर थोड़ा सा घुमाते हैं और अपने आप में बड़बड़ाते हैं, क्या होगा इसका। तभी उसकी बेटी सामने आ जाती है और गंभीरता से पूछती है, डैड आप परेशान क्यों लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर डैड थोड़ा घबराए हुए जवाब देते हैं, नहीं बेटा, मैंने आज शायद ज्यादा खाना खा लिया है। फिर उसकी तरफ स्नेह से देखते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, जिन, मैंने सुना है कि किन फैमिली का बड़ा बेटा बहुत होशियार और टैलेंटेड है। उसने कम उम्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तुम क्या सोचती हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी। ये सुनते ही जिन के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में एक हलचल होती है और वो घबराकर बोलती है, क क्या। उसके बाद वो गुस्से से चीखते हुए अपने डैड पे चिल्लाती है, डैड ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अभी बच्ची हूँ, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। डैड हंसते हुए बोलते हैं, बेटा बच्चों का प्यार भी प्यार ही होता है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। और फिर वे मजाकिया लहजे में उसे छेड़ते हुए बोलते हैं, तुम्हें प्यार करने की पूरी छूट है।
लेकिन जिन गुस्से में तमतमाती हुई जाते हुए बोलती है, मैं चाहे जिंदगी भर कुंवारी रहूं, चाहे आंधी बन जाऊं, चाहे पागल हो जाऊं, लेकिन उस किन फैमिली के लड़के से शादी नहीं करूंगी। प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि फेंग के डैड उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं खड़ी जिन फेंग को पहली बार देखती है और अपने मन में सोचती है, तो ये है फेंग, और ये कितना हैंडसम है। उसकी नजरें फेंग पर ठहर जाती हैं, जैसे कुछ अनकही बातें दिल में जन्म ले रही हो। फेंग भी जान जाता है कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है और सतर्क हो जाता है। जिन मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचती है, हाँ तो क्या हुआ, ये हैंडसम है तो क्या, क्या मैं सिर्फ हैंडसम होने की वजह से इसे अपना हस्बैंड बना लूं। उसकी नाराजगी और अकड़ बढ़ती जाती है। तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें जरा भी भाव नहीं दूंगी। उसके बाद जिन फेंग के पास आती है, उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोलती है, तो तुम ही हो ना किनफेंग। उसकी आंखों में चुनौती की लहरें साफ दिख रही हैं। फिर अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये मेरा नया सर्वेंट है लिंसान। क्या तुम इससे लड़कर दिखाओगे कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। तभी उसके डैड पीछे से बोलते हैं, जिन ज्यादा रूड मत बनो। माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो जाता है। फेंग एक गहरी नजर जिन की तरफ डालते हुए सोचता है, तो यही है हेवन द्वारा चुना हुआ। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने हमेशा ध्यान में रखा है कि हाउ मेरा छोटा भाई है, और मैंने अपने मॉम और डैड को हमेशा इस बारे में सोचते हुए कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी आंखों में अचानक एक अलग सी चमक आ जाती है। पिछले 5 और 50 सालों में मैंने लगभग 2,40,000 विलन पॉइंट्स अर्न किए हैं। फिर उसकी आवाज में हल्की सी शैतानी हंसी घुल जाती है, लेकिन ये ना मेरा दोस्त है ना रिश्तेदार, तो अब मैं अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब फेंग के डैड जिन के डैड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, इसने कहा तो है कि रूडली बिहेव मत करो, लेकिन इसके अंदाजा से नहीं लगता कि ये वाकई यही चाहता है। एक हल्की सी सरकास्टिक स्माइल के साथ वो फेंग के पास आकर बोलते हैं, ठीक है, ये बुरा आइडिया नहीं है, जाओ तुम्हें खेलने के लिए एक नया साथी मिल गया है। फेंग हंसते हुए जवाब देता है, हाँ। तभी सामने से सान आता है, सिर झुकाकर विनम्रता से बोलता है, प्लीज मुझे कुछ सिखाइए। फेंग बिना देरी की अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। दादा से सीखी हुई घातक टेक्निक स्वर्ल ऑफ द फॉलिंग लीव्स को तैयार कर सान पर हमला करता है, लेकिन सान अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, और फिर अपनी पावर एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड से एक तेज स्लाइस मारकर उस अटैक को बीच से काट देता है। ये देखकर पीछे से जिन एक्साइटमेंट में बोलती है, वाह ये कितना इंप्रेसिव है। फेंग के मन में एक शैतानी मुस्कान उभरती है। इसके एक स्विंग में इतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो गई, यही सही मौका है दूसरा अटैक करने का। फिर फेंग अपनी अनकंस्ट्रेंड फैंटम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठाऊंगा। लेकिन सान अपनी स्वॉर्ड से उसके पंच को भी ब्लॉक कर लेता है। इससे वहां एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। तभी एक सिस्टम पॉपअप होता है, आपने हेवन द्वारा चुने गए बंदे को हिट किया है, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। एनर्जी के खत्म होते ही सान अपनी स्वॉर्ड से तुरंत फेंक पर अटैक करने के लिए चार्ज करता है। फेंग चौंक कर मन में सोचता है, क्या ये भी इतना तेज है, और एक ऊंची बैकफ्लिप मारकर उसके स्वॉर्ड अटैक से बचता है और दूर जाकर रेडी हो जाता है। पीछे से जिन एक्साइटमेंट से चिल्लाती है, ग्रेट जॉब सान, जाओ और इसे सबक सिखाओ। फेंग मन में सोचता है, तो ये होता है जब कोई अपने से ज्यादा ताकतवर के सामने खड़ा होता है। लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस से खड़ा होता है और एक शैतानी हंसी के साथ 9 तलवारें समन करता है, जिन्हें उसने एम्परर से लिया था। तभी सबकी निगाहें ऊपर उठती हैं। आसमान से वो 9 तलवारें चमकती हुई नीचे आने लगती हैं। ये नजारा देखकर जिन के डैड का चेहरा सफेद पड़ जाता है और शौक में चीखता है, ये तो वास्ट स्काई 9 स्वॉर्ड्स हैं। उसके बाद जया के डैड चेहरे पे सीरियसनेस लाते हुए फेंग के डैड से बोलते हैं, मैंने सुना था कि तुम लोगों ने एम्परर के साथ चीट करके ये 9 स्वॉर्ड और टियानबाओ गॉड को ले लिया था। मुझे लगा था कि ये सब रूमर्स हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब सच होगा। तब फेंग के डैड शर्म से हंसी छुपाते हुए एक पल के लिए नजरें झुका लेते हैं। जिया के डैड हंसी रोकते हुए बोलते हैं, ओह इन लॉ, मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। फेंग के डैड अपनी गहरी नाराजगी को जाहिर करते हुए मुंह बनाकर बोलते हैं, कौन है तुम्हारा इन लॉ। हम देखते हैं कि फेंग आंखों में जलन और एक्साइटमेंट के साथ जोर से चिल्लाते हुए उन 9 तलवारों से एक हो जाने के लिए बोलता है। सारे 9 तलवारें आसमान में घूम घूम कर आपस में मर्ज होने लगती हैं और एक बड़ी सी तलवार में कन्वर्ट हो जाती हैं। फेंग के डैड गर्व से फूले हुए बोलते हैं, मेरा बेटा एक ग्रेट एम्परर बनने के लायक है, और जिया डिनेस्टी के एम्परर ने उसे ये 9 स्वॉर्ड देकर कुछ गलत नहीं किया। ये सब सुनकर जिया के डैड घबराते हुए और थोड़े कंसर्न स्वर में बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब बताकर अपनी फैमिली के राज खोल रहे हो। तभी हम देखते हैं कि फेंग बड़ी तलवार को पकड़कर अटैक करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और इमेंस करेज झलकता है। इस दृश्य को देखकर सामने से सान एक गर्व भरी और चैलेंज वाली मुस्कान के साथ बोलता है, चाहे तुम्हारे पास 9 स्वॉर्ड्स की ताकत हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। और तभी एक खतरनाक स्लैश मारकर वास्ट स्काई स्वॉर्ड अटैक को यूज करता है और बोलता है, लो इसे संभालो। उस स्लैश की वजह से एक ऑरेंज कलर की एनर्जी फेंग की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर फेंग और जिया दोनों के डैड फियर और कंसर्न से भरे हुए एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है।
फेंग के डैड दिल में फियर और डाउट के बादल मंडराते हुए मन में सोचते हैं, वास्ट स्काई स्वॉर्ड अटैक और वास्ट स्काई नाइन स्वॉर्ड्स दोनों को वास्ट स्काई स्वॉर्ड गॉड ने ही बनाया है और यहाँ तो दोनों ही आमने सामने हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कैसे हैंडल करेंगे। सीरियस होकर अपने मन में सोचते हैं, चाहे फेंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन फिर भी वो है तो 8 साल का ही, वो इस वास्ट स्काई स्वॉर्ड गॉड्स अटैक को कैसे रोक पाएगा। फेंग की तरफ तेजी से भागते हुए चिल्लाते हैं, मेरे बेटे मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ रहा हूं, तुम डरो मत। तभी फेंग अपनी आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर करेज के भाव लाते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, रुक जाइए डैड, आपको इस बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर फेंग के डैड का चेहरा उदास हो जाता है और वो वापस उसी जगह पर जाकर जिया के डैड से बोलते हैं, लगता है मेरा बेटा मुझे उतना ही पसंद नहीं करता। फिर फेंग अपनी तलवार में अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और द हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त फ्लैश मारता है। उसका फ्लैश जाकर सामने से आ रही फ्लैश से जाकर टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट वेव की वजह से सबका मुंह खुला रह जाता है और जाके डैड हक्के बक्के रहकर बोलते हैं, ये कौन सा मूव था, लेकिन उनकी आवाज इम्पैक्ट की वजह से ठीक से सुनाई नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि जिया और फेंग का छोटा भाई हवा में उड़ने लगते हैं। वो दोनों अपने अपने डैड को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, डैड डैड। ब्लास्ट के खत्म होने के बाद सान हैरानी और अविश्वास से भरी नजरों से बोलता है, क्या तुमने सचमुच मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि सान की तलवार में बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं और वो चटकने लगती है, जैसे उसमें बर्दाश्त करने की कोई ताकत ही नहीं बची हो। उसकी तलवार पूरी तरह से टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। सान का चेहरा घबराहट और आश्चर्य से भर जाता है और उसकी आवाज में डर झलकता है। क्या ये कैसे हो सकता है, जैसे वो ये मान ही नहीं पा रहा हो कि उसकी तलवार एक पल में खत्म हो गई। तभी सिस्टम का मैसेज स्क्रीन पर चमकता है, कांग्रेचुलेशन, आपने हवन द्वारा चुने गए के हथियार को बर्बाद कर दिया है। आपको मिलते हैं 1 लाख विलन पॉइंट्स। फेंग की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वो आगे बढ़ते हुए एक गहरी हंसी हंसते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, तुम डर गए। उसके शब्द जैसे चुभने वाली छुरियां हो और उसके मन में अंधेरे विचार आते हैं, अगर उसकी तलवार तोड़ने से इतने पॉइंट्स मिले हैं तो अब अगर मैं इसकी बॉडी पे वॉर करूंगा तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। फिर तेजी से सान के सामने आकर एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता है, तो ठीक है, अब तुम इसे संभालो। और अपनी तलवार से सान के कंधे पर तेजी से एक कट लगा देता है। सान की दर्द में सिकुड़ी हुई चेहरा और चीख उसकी परेशानी को दर्शाते हैं। फिर फेंक उसके चेहरे, पैर और पीठ पर वार करता है। हर कट के साथ सिस्टम का पॉपअप आता है, कांग्रेचुलेशन, आपने हवन द्वारा चुने गए को हर्ट किया है। आपको 500 विलन पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन तभी उसके डैड, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, अचानक पीछे से उसे पकड़ लेते हैं। उनका चेहरा कुछ तंग और गंभीर होता है, बहुत हुआ बेटा, तुमने बहुत खेल लिया और ऐसे खेल में सामने वाले को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। फेंग इस रुकावट से गुस्से में आ जाता है। वो चिढ़ते हुए बड़बड़ाता है, शिट, आपने मुझे क्यों पकड़ लिया, मुझे तो इतने सारे विलन पॉइंट्स मिल रहे थे। उसकी आवाज में निराशा और गुस्सा होता है, जैसे वो पूरी तरह से रुकने को तैयार नहीं था। तभी वहां जिया के डैड भी आ जाते हैं। उनका चेहरा भी कुछ उतार पर होता है और वे बोलते हैं, हाँ हाँ भाई किन, ठीक बोल रहे हैं। उनका मन कुछ और ही सोच रहा होता है, जल्दी से इसको यहाँ से लेकर जाओ, इसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, नहीं तो ये मेरे सान को जान से मार डालेगा और इसके पास ऐसा टैलेंट है जो किसी के पास नहीं। वे फिर फेंक के डैड से बोलते हैं, भाई किन, चलिए हम बैठकर बात करते हैं। फेंक के डैड हल्का मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। और दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को जाने की इजाजत देते हुए हंसते हुए बोलते हैं, भाई आप चलिए। फिर फेंक के डैड आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, पहले आप। जिया, जो अब तक चुप खड़ी थी, धीरे धीरे फेंक के पास आती है। वो चहकते हुए बोलती है, तुम तो सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। उसकी आवाज में एक हल्का सा आभार और प्रभावित होने का एहसास था। फेंक एक हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ मुझे पता है। लेकिन उसकी निगाहें अब भी सान पर अड़ी रहती हैं, जैसे सान के पीछे कुछ और देखने का कोई मतलब नहीं हो। उसकी आंखों में एक क्रूरता और जीतने की हवस थी। जिया फिर धीरे से अपना नाम बताती है, मेरा नाम जिया है। लेकिन फेंक तो जैसे सुन ही नहीं रहा था, उसकी आंखें बस सान पर टिकी थी। उसे जैसे जिया की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था। फेंक एक उंगली सान की दिशा में इशारा करके जिया से पूछता है, क्या तुम इसे मेरे साथ और खेलने दे सकती हो। उसकी आवाज में नासमझी और लापरवाही साफ झलकती है। जिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने मन में सोचती है, मैं तो तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने के लिए पूछ रही थी, लेकिन तुम तो बस मेरे फैमिली सर्वेंट के साथ खेलना चाहते हो। गुस्से से मुंह फेरते हुए वो वहां से तेजी से चली जाती है। फेंक उसे जाते हुए देखता है और सोचता है, अब इसको क्या हो गया। उसकी आंखों में उलझन और न समझ पाने की भावना थी। उसके बाद हम जिया और उसके डैड को गेस्ट रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहां पे जिया गुस्से से अपने डैड से बोलती है, डैड, आपने मेरी सगाई किन फैमिली के छोटे बेटे के साथ क्यों कर दी। उसकी आवाज में गुस्सा और हताशा झलकती है, जैसे वो अपनी असहमति से पूरी तरह परेशान हो। तब उसके डैड बोलते हैं, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम बड़े बेटे से शादी नहीं करोगी। ये सुनकर जिया के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे उसके अंदर की सारी उम्मीदें टूट कर गिर गई हों, और चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
उसकी आवाज में गुस्सा और आत्मसंकोच का मिश्रण होता है। फिर कुछ पल के लिए शांत होकर बोलती है, और वैसे भी मैं छोटे बेटे से 2 साल बड़ी हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसेंगे नहीं हम पर? तब उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं हंसेगा। आज के समय पे तो बड़ी औरत के साथ छोटे आदमी का रिलेशनशिप पॉपुलर है। जिया कुछ पल के लिए चुप रहती है, उसकी नजरें झुकी होती हैं जैसे वो खुद को कमजोर महसूस कर रही हो। फिर मुंह बनाते हुए बोलती है, अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरा हस्बैंड मुझसे 2 साल छोटा है तो वो यही बोलेंगे कि लिन फैमिली ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए किन फैमिली से जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी कर दी है। और जब उसका बड़ा बेटा नहीं माना तो उसके छोटे बेटे के साथ ही अपनी बेटी की शादी करवा दी है। उसका दिल चिढ़ और गुस्से से भरा हुआ है। तब उसके डैड गुस्से से चिल्लाते हुए जोर से बोलते हैं, हाँ तो गलती क्या है दूसरे बेटे की बीवी बनने में? और अगर किसी ने भी लिन फैमिली की बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जिया बोलती है, डैड आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? उसकी आवाज में थोड़ी चिंता और असमंजस झलकती है। तब उसके डैड आवाज को शांत करते हुए बोलते हैं, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। तब जिया बोलती है, जो भी हो मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं छोटे बेटे से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर उसका डैड चौंकते हुए बोलते हैं, जिया क्या तुम्हें फेंक पसंद आने लग गया है? उनके मन में हैरानी और असमंजस का मिश्रण था। तब जया गुस्से और तिरस्कार से भरकर झुंझलाते हुए बोलती है, कोई नार्सिसिस्ट ही होगा जो उसे पसंद करेगा। तब उसके डैड हल्के से मुस्कुराते हुए, थोड़ा मजाक करते हुए और शांत करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, फिर तो ठीक ही है ना, तभी तो हमने तुम्हारी शादी छोटे बेटे के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर जया गुस्से से तमतमाते हुए और चिल्लाते हुए बोलती है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैं जा रही हूं यहां से। ये देखकर उसके डैड चिंता और उलझन से घिरे अपने मन में बोलते हैं, ये मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये ठीक तो है ना? उसके बाद हम फेंग और जिया के डैड को बाहर बैठकर शादी की बातें करते हुए देखते हैं। फेंग गहरे विचारों में खोकर और उलझन में सोचता है, इनको देखकर मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं या ना बोलूं। जब मैं उस समय उस बंदे से फाइट कर रहा था तब ये दोनों हमें खूब सपोर्ट कर रहे थे, मानो एक दूसरे के दुश्मन हो, और अब देखो ये दोनों बैठकर शादी की बातें कर रहे हैं। फिर कुछ पल शांत होते हुए अपने मन में सोचता है, खैर छोड़ो, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूं तो ही मेरे लिए अच्छा है। और सान की तरफ देखते हुए अपने मन में खुश होकर बोलता है, क्योंकि मेरे पास ये जो है यही मेरे लिए काफी है। सान टेंस होकर इधर उधर देखता है जैसे कि कोई उसे घूर रहा हो। उधर जिया एकदम पागलों की तरह फूल की पत्तियां नोच रही है। ही लव मी, ही लव मी नॉट, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में दिल में लड्डू फूट रहे हैं जैसे। और जब आखिरी पत्ती पर ही लव मी नॉट आता है तो एकदम भड़क जाती है, मुंह लाल टमाटर जैसा हो जाता है, चिल्लाती है, क्या बकचोदी है ये, एकदम झूठा फूल है। और वहां से भाग लेती है बिल्कुल गरम मसाला बनी हुई। फिर अचानक फेंक को देखती है और एकदम से खिल जाती है जैसे लॉटरी लग गई हो। अरे वाह, फेंक भी यही है। उसकी आवाज में ऐसी खुशी जैसे दिवाली आ गई हो। फेंक अपने डैड से मक्कारी में बोल रहा है, डैड मैं सान के साथ बाहर जाऊंगा। दिमाग में कुछ और ही चल रहा है उसके। जिया का पारा फिर चढ़ता है, सान के पास जाकर एकदम चिढ़कर बोलती है, अरे सान तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया? बिल्कुल बच्चों जैसी जिद। दोनों के डैड आपस में आंख मारते हैं, मौका अच्छा है, जैसे कोई धांसू प्लान बना लिया हो। मार्केट में तो और मजा आ जाता है। फेंक का दिमाग फुल स्पीड से चल रहा है, अरे वाह, ये तो हवन का चेला है, जो भी उठाएगा माल टॉप का होगा, मैं पहले झटक लूंगा। और फिर शुरू हो जाता है गेम। सान जैसे ही कुछ उठाने वाला होता है, फेंक पहले ही झपट लेता है एकदम हीरो स्टाइल में। ये मेरा नोटिफिकेशन आता है, आपने हवन के माल को चुरा लिया, 300 विलन पॉइंट्स मिले आपको। और इसी तरह जब भी सान कोई सामान उठाने वाला होता है तभी फेंक उसे पहले ही उठाकर खरीद लेता है। और वहां पड़ी एक आखिरी बोतल को भी उठाकर बोलता है कि ये भी मैं खरीद रहा हूँ। और एक और स्क्रीन पॉपअप होता है जिस पर वही लिखा होता है। इसकी वजह से उसको 300 पॉइंट मिलते हैं। तब वह दोनों वहां से जा रहे होते हैं और सान अपने मन में सोचता है, ये लड़का कितना अजीब है। जया फिर से एंट्री मारती है फेंक से चिपकते हुए, फेंक चलो ना घूमने। उसकी आवाज में मिठास टपक रही है, लेकिन फेंक एकदम कड़क होकर उसे धक्का देता है, हट बे, रास्ता रोक रखा है। जया पहले तो एकदम आग बबूला हो जाती है, कितना खटमल है ये, मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन फिर एकदम से पिघल जाती है, शर्माते हुए बोलती है, वैसे है तो एकदम मक्खन, दिल आ गया है। फेंक अपने छोटे भाई और सान के साथ बाजार में घूम रहा होता है जब अचानक उसका छोटा भाई और सान किसी चीज पर अटक जाते हैं। फेंक की नजर हटते ही दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी फेंक को आवाजें सुनाई देती हैं, अरे मैंने पहले देखा इसे, नहीं मैं पहले आया था यहाँ। दोनों में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी जैसे कि वो चीज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो। फेंक तुरंत कूदकर वहां पहुंचता है और बिना वक्त बर्बाद किए उस सामान को उठाकर दुकानदार से सवाल दागता है, भाई साहब ये कितने का है? दुकानदार थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वैसे तो इसका रेट 1000 स्पिरिट स्टोन है, लेकिन क्योंकि आप यंग मास्टर हो, आपके लिए मैं इसे 888 में दे सकता हूँ। फेन के चेहरे पर राहत और खुशी की हल्की मुस्कान आ जाती है। पैसों की पोटली देते हुए वो फटाफट बोलता है, ले लो भाई, ये मैं ले रहा हूँ। अंदर से उसका दिल उछल रहा था जैसे उसने बाजी मार ली हो। वो खुद से मन ही मन बोलता है, अगर हवन के ये दो चुने हुए लोग इसके लिए भिड़ रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ बड़ा खेल छिपा है। पर पीछे से साना धमकता है, थोड़ी परेशान और हड़बड़ाई हुई आवाज में बोलता है, अरे यार, बिना मोल भाव के यही खरीद लोगे? उसकी बातों में छिपी घबराहट साफ झलक रही थी।
फेंग हंसते हुए बेफिक्री से बोलता है, मुझे मोल भाव की क्या जरूरत, मेरे पास इतने पैसों हैं कि आराम से खरीद सकता हूँ। तभी अचानक एक चमचमाती स्क्रीन पॉपअप होती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने हवन के चुने हुए की किस्मत खराब कर दी है, आपको एक लकी ड्रॉ मिलता है। फेग उस सामान को गौर से देखता है, पर जितना वो देखता है उतना ही उसका दिल डूबने लगता है। उसके चेहरे पर मायूसी फैलने लगती है, जैसे उसके हाथ कुछ खास नहीं आया। वो खुद से बड़बड़ाता है, भाई ये तो कोई काम की चीज नहीं लग रही मुझे। सामान को वो फिर से उलट पुलट कर देखता है, पहले ऊपर से फिर नीचे से, लेकिन कुछ समझ नहीं आता क्या चीज है ये, कुछ दिख ही नहीं रहा। वो अपने मन में खुद से झुंझलाते हुए बोलता है। तभी उसका छोटा भाई भागते हुए आता है, उत्साहित होकर बोलता है, भैया भैया क्या आप इसे मुझे दे सकते हो। फिर हंसते हुए अपने मन में सोचता है, भाई मुझे तो इसमें कुछ दम नहीं दिख रहा, चलो इसे दे देता हूँ। और फिर सामान को उठाकर बोलता है, ठीक है, मैंने इसे ट्रिपल एट स्पिरिट स्टोन में खरीदा है, लेकिन मैं तुम्हें 800 में दूंगा। बाकी के पैसे तुझे किस्त में चुकाने होंगे, क्या तुम्हें मंजूर है। छोटा भाई उत्साह में उछलते हुए खुशी से जवाब देता है, ठीक है बड़े भाई, मुझे मंजूर है। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए सच्ची इज्जत और खुशी झलक रही थी। फिर उसकी पोटली से पैसे गिनते हुए सोचता है, मैं जितना बोला था उतना ही लूंगा, इस छोटे से मासूम को भी कुछ सिखाना चाहिए ना। वो बाकी पैसे और सामान छोटे भाई को देते हुए बोलता है, ले भाई इसे अच्छे से संभालना। छोटा भाई खुश होकर हंसते हुए बोलता है, भैया आप सच में बड़े दिलवाले हो। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। तभी फिर से एक स्क्रीन पॉपअप होती है, होस्ट ने एक मासूम चुने हुए को धोखा दिया है, आपको 500 विलन पॉइंट्स मिले हैं। फेंग मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे प्यारे छोटे भाई तू तो पूरा भोला है। फेंग की नजर अचानक सान पे पड़ती है, जो पास की एक दुकान पे खड़ा होता है और दुकानदार से सामान के बारे में पूछ रहा होता है, ये कितने का है। फेंग फटाफट वहां पहुंचता है, सांग के कंधे पर हाथ रखता है और दुकानदार से बोलता है, भाई जो कुछ भी तेरे पास है मैं सब खरीदने वाला हूँ। उसकी आवाज में दम था, जिससे सान के चेहरे का रंग उड़ गया। सान घबराते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मुझे हमेशा से शक था कि कन फैमिली का यंग मास्टर मुझे अजीब नजरों से देखता है, और ये आज सामने आ गया। यार ये आदमी तो खतरनाक है। फिर एक अपने मन में सोचते हुए हंसता है, अगर थोड़ा भी और देर कर देता तो ये मौका हाथ से निकल जाता। फेंग और सान दूसरी दुकान की तरफ बढ़ते हैं। सान के दिल में हल्की बेचैनी थी, उसकी नजरें बार बार फेंग पर टिकी हुई थी। इस बंदे का क्या चक्कर है, हर चीज पे कब्जा जमाने का शौक रखता है। सान मन ही मन बुदबुदा रहा था। जैसे ही सान एक सामान की तरफ हाथ बढ़ाता है, फेंग की चमकती हुई आंखें उसे पकड़ लेती हैं। बिना वक्त गंवाए फेंग उसे हल्के से धक्का मारता है और झपट कर सामान उठा लेता है। ये मैं ले रहा हूँ। उसकी आवाज में वो ठसक थी जो किसी को भी चुप करवा दे। सान एक पल के लिए जैसे ठहर सा जाता है, हार मानकर बस खड़ा रह जाता है। भाई ये तो हद ही हो गई। फेंग उसकी ओर देखते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चुटकी लेता है, क्या हुआ, अब कुछ नहीं खरीदोगे। सान हल्के से मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर से बेचैनी महसूस करते हुए बोलता है, नहीं भाई मुझे एक काम याद आ गया, मैं निकलता हूँ, गुड बाय। और बिना किसी देरी के वो वहां से खिसक जाता है। फेंग उसे जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, अभी इसको कौन सा काम हो सकता है। ये सानवी और इसकी मास्टरशिन दोनों ही बड़े अजीब लोग हैं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर सीन बदलता है। अगले दिन का सूरज निकलता है और फेंग और शिन एक साथ रास्ते पर चलते दिखाई देते हैं। शिन फेंग से धीमी और मधुर आवाज में कहती है, पता नहीं आज सान को क्या हो गया है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो आज तुम्हारे साथ मार्केट में नहीं आ पाएगा। तो कैसा रहेगा कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूं। फेंग थोड़े झुंझलाते हुए उसे नजरअंदाज करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इस बात को, मुझे बस सान के साथ ही जाना है। उसकी आवाज में साफ झलकता था कि उसे शिन की कंपनी की कोई खास परवाह नहीं है। लेकिन शिन के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने मन में वो सोचती है, अगर मैं इसके साथ चलूं तो इसे दूसरी औरतों से दूर रख पाऊंगी, मेरा चांस बेहतर हो जाएगा। उसकी चाल में एक हल्का सा जोश आ जाता है। तभी फेंग मुड़कर बोलता है, ठीक है अगर ऐसा है तो मैं आज जा रहा हूँ, कल वापस आऊंगा। शिन अपने दिल में खुशी महसूस करती है, चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान बिखर जाती है, लेकिन वहीं एक कोने में छुपा हुआ सान उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। उसके दिल में खलबली मच रही थी। इसको मेरे साथ ही क्यों जाना है, सान अपने मन में घबराते हुए सोच रहा था। वो पूरे दिन वही छुपा रहता है, सोचता रहता है कि क्या हो रहा है, और उसके दिल में डर बढ़ता जाता है। रात में वो खुद से सवाल करता है, मेरा गोल तो एक हाई क्वालिटी सर्वेंट बनना था, ना कि किसी का गुलाम। अब मैं क्या करूं, ये कन फैमिली का यंग मास्टर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, लेकिन भाई मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। सान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे वो एक जाल में फंसता जा रहा हो जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन एक बड़ा बोर्ड तियान सिटी के बीच में लगा हुआ होता है, जिस पर लिखा होता है, तियान सिटी ने ऑफिशियली अलायंस फॉर्मेशन किया है कन फैमिली के साथ। तियान फैमिली की बेटी शिन और कन फैमिली का बेटा हाओ दोनों को खुशी खुशी एक दूसरे का पार्टनर बनाया जाता है। ये खबर पूरे शहर में गूंज रही थी, जैसे किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो। तभी हमें लिन फैमिली का दृश्य दिखता है, जहां लिन भाई अपने आदर्श तरीके से फेंग को अलविदा बोलते हुए बोलते हैं, गुड बाय ब्रदर केन। उनकी आवाज में वो सच्ची मर्दानगी थी जो सालों की दोस्ती और भरोसे की कहानी बयान करती थी। फेंग के डैड भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ब्रदर लेन आप संभल कर जाइएगा। फेंग की नजरें दोनों को देख रही थी और वो अपने मन में सोचता है, मुझे अपनी लाइफ बनाने के लिए पहले तो मेरे पास एक हवन का चुना हुआ था, लेकिन अब तो मैं दो दो चुने हुए बन चुका हूँ। ये तो अब और भी मजेदार होगा।
वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे लगता था कि उसकी सारी मुश्किलें एक ही झटके में आसान हो चुकी हैं। उसके बाद उसकी नजरें सान पर जाती हैं। सान का चेहरा तुरंत डर से उतर जाता है, जैसे उसे कोई बड़ा खतरा सामने महसूस हुआ हो। फेंग की घूरती हुई नजरें उसे बेचैन कर देती हैं। तभी उसी वक्त शिन बाहर आती है और फेंग को अपनी तरफ देखती हुई मन ही मन सोचती है, यंग मास्टर तो पक्का मुझे ही देख रहे हैं। ये तो मेरे लिए कितनी बड़ी और खुशनुमा बात है। इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है फेंग एक मेंशन के अंदर बैठा हुआ है, सिस्टम को घूरते हुए और मन ही मन सोचते हुए, अगर मैं सान के साथ भाग जाऊं तो क्या मस्त होगा ना। यार मैंने तो सिर्फ कुछ दिन में 1.5 लाख विलन पॉइंट्स कमा डाले और ऊपर से एक लकी ड्रॉ भी मिल गया। ओ भाई ये तो कमाल हो गया। फिर वो लकी ड्रॉ का ऑप्शन क्लिक करता है, आंखों में हल्की सी चमक और मुस्कुराते हुए सोचता है, आखिरकार देखता हूँ आज क्या तगड़ा मिलता है। जैसे ही लकी ड्रॉ घूमता है वो रुक जाता है हेवनली ड्रैगन माइटी पे। तभी सिस्टम की आवाज आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जीता है गॉड लेवल बौद्ध तकनीक हेवनली ड्रैगन माइटी। इस ड्रैगन पैटर्न की वजह से आप किसी भी बौद्ध गॉड लेवल तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और ये आपकी दुश्मनों से लड़ने में मदद करेगा। फेंग की बॉडी के अंदर एक जलन सी महसूस होती है और वो चमकने लगता है, चारों तरफ गोल्डन ड्रैगन घूमने लगता है और फिर वो ड्रैगन जोर से दहाड़ते हुए फेंक के पास आता है। गुस्से में चीखते हुए वो ड्रैगन अंदर समा जाता है। फेंक के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है, सांसें ताजगी से भर जाती हैं। हांफते हुए सोचता है, क्या यार इस ड्रैगन पैटर्न से मुझे गॉड लेवल बौद्ध तकनीक मिल सकती है। ठीक है, ट्राई करता हूँ। फिर वो गुस्से और जोश के साथ चिल्लाता है, हेवनली ड्रैगन माइटी। आखिरकार एक पीली लाइट उसकी आंखों से निकलती है और इतनी तेज कि छत में छेद कर देती है। ये देखकर फेंक घबराकर सोचता है, ओ भाई ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, अगली बार इसे ठंडा करके करना चाहिए था। और फिर धीरे धीरे बैठते हुए सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मुझे अपना अपडेट देना, अब कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। लेकिन अचानक चारों ओर एक बार फिर से येलो एनर्जी बनने लगती है। ठीक इसी वक्त बाहर से उसके दादाजी और डैड दौड़ते हुए अंदर आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, फेग क्या तुम ठीक हो, यहाँ क्या हो रहा है। दादाजी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो देखता है, क्या फिर से नई पावर अनलॉक कर ली इस लड़के ने, ये तो सच में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। वहीं पीछे से डैड को अंदर से एक डर सा लगता है और वो सोचते हैं, क्या नहीं फिर से मेरा घर टूट जाएगा। तभी एक और सिस्टम पॉपअप होता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने थर्ड स्टेज को पार किया है, आपके 1 लाख पॉइंट्स कट गए हैं। फिर एक और पॉपअप आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सेकंड स्टेज भी पार किया है, आपके 30,000 पॉइंट्स कट गए हैं। ये सुनते ही फेंक के चेहरे से खून उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई देती है और वो बड़बड़ाते हुए सोचता है, क्या कितने पॉइंट्स कट गए हैं मेरे। सिस्टम की आवाज आती है, आपके कुल 1,30,000 पॉइंट्स कट चुके हैं। यह सुनकर फेंक की हालत खराब हो जाती है। वो सिर झुकाकर सोचता है, क्या मेरी सारी सेविंग्स तो खत्म हो गई, मैं अब क्या करूंगा, और फिर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके दादाजी और डैड दोनों डर के मारे चीखने लगते हैं, फेंक फेंक क्या हुआ तुम्हें। दादाजी बुरी तरह चिल्लाते हुए अपने डैड पर बरसते हैं, अरे मूर्ख तुझे क्या हो गया है, क्या कर रहा है तू, जल्दी से डॉक्टर को बुला। फेंक ने तो एक नई एबिलिटी अनलॉक की है, जल्दी कर, जल्दी से इसे रिकवर करना होगा। तो अगले दिन का सीन शिया डायनेस्टी से शुरू होता है, जहां सब लोग चर्चा कर रहे होते हैं। बात हो रही है कि कैन फैमिली और टियान सिटी ने अलायंस बना लिया है और ये दोनों साफ साफ इंपीरियल गवर्नमेंट की परवाह किए बिना अपनी राह पर चल पड़े हैं। एक आदमी चिढ़कर बोलता है, इनको तो सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये कभी सुधरेंगे नहीं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, महाराज अभी तक अलायंस पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है, हमें अपनी आर्मी भेजनी चाहिए ताकि हम इसे रुकवा सकें। फिर एक और आदमी बोलता है, क्या तुम सोचते हो कि कैन फैमिली और टियान सिटी के लोग इतने कमजोर हैं कि हम उन्हें डरा के ये अलायंस तोड़वा लें, तुम्हें लगता है ये लोग झुकने वाले हैं। एक आदमी फिर गरजता है, तो क्या हुआ, क्या इसका मतलब ये है कि इंपीरियल गवर्नमेंट चुप बैठकर देखेगी और ये सब पूरी दुनिया में अपनी मनमानी करेंगे। तभी एक और आदमी शांत आवाज में बोलता है, महाराज हमें इसे शांति से हल करना चाहिए, मैं पिछले कुछ सालों में बहुत अजीब घटनाएं देख चुका हूँ, अगर हम लड़ाई में कूदे तो ये सिर्फ हमारी और सबकी मुसीबत बढ़ा सकती है, जितना हो सके इस मुद्दे को कम से कम आकर सुलझाएं। तभी बगल से एक और आदमी बोलता है, हाँ महाराज, जब से कैन फैमिली के 2 हेवनली चुने हुए बच्चे पैदा हुए हैं तब से ये सबके दुश्मन बन चुके हैं, हमें इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए वरना ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। एम्परर अपने मन में सोचता है, अगर मुझे शिया डायनेस्टी को ऊपर रखना है तो मुझे इन बड़ी बड़ी ताकतवर डायनेस्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन इससे समय बहुत लगेगा और तब तक कैन फैमिली के ये बच्चे बहुत बड़े हो चुके होंगे। अगर ऐसे बच्चे मेरी शिया डायनेस्टी में होते तो मैं खुद को कभी इन सब परेशानियों में नहीं डालता। अब हमें कैन फैमिली के मुख्य हॉल में दिखाया जाता है, जहां सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। एक आदमी अंदर आता है और सबको हालात बताता है। फिर फेंग के डैड बोलते हैं, क्या अब वो लोग हम पे एक्शन लेने वाले हैं। ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वॉर तो वॉर ही होता है। जब से हमने टियान सिटी के साथ अलायंस बनाया है, यिन डायनेस्टी के लोग हमेशा हमें ट्रैक कर रहे थे और अब ये शिया डायनेस्टी वाला फायदा उठा सकते हैं। अगर हम पत्तियां सही तरीके से ना खेलें तो हमें खत्म कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर हम उनकी गद्दी ना हड़प लें। फेंग के दादा बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, कैन फैमिली जिया डायनेस्टी के अंदर आती है और उन लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि एक दिन उनका पोता उन्हें हराकर खुद इंपीरियर बन जाएगा।
फेंक चुपके से सबकी बातें सुन रहा होता है और फिर सोचता है तो ये लोग सच में वार करने जा रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं भाग जाऊं? लेकिन फिर अपने मन में सोचता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो सोचा था कि मैं इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ हूँ, तो मुझे कम से कम लोगों से इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहिए था। बट पिछले 8 सालों में इन सब लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझसे प्यार किया है। तो ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। फिर फेंक अंदर जाता है और जोर से चिल्लाता है, डैड मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सुनिए। फेंक के डैड गुस्से में बोलते हैं, तुम जाओ यहाँ से, ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। तभी फेंक के दादाजी चुप कराकर बोलते हैं, तुम चुप रहो। फिर फेंक से बोलते हैं, ठीक है बेटा, बताओ तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम सुनना चाहते हैं। फेंक के डैड गुस्से में बोलते हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, समझ रहे हो? फेंक पूरी सख्ती से बोलता है, ये सारी स्थिति मेरे और मेरे छोटे भाई हाउ की वजह से हुई है। रॉयल फैमिली को लगता है कि हम अपनी पावर से उन पे काबू पा लेंगे, तो क्यों ना हम खुद को और मेरे छोटे भाई को कहीं छुपा दें ताकि ये वार रुक जाए। फेंक के दादाजी सोचते हुए बोलते हैं, अगर हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुपा दें तो भी शिया रॉयल फैमिली शांत नहीं बैठेगी। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम दोनों मर नहीं जाते। फेंक गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन ये खतरनाक है। क्यों ना हम मेरे छोटे भाई हाउ की सुप्रीम बोन निकाल दें?